ठीक है। आज हम बात करेंगे बच्चों की ग़िज़ाइयत के बारे में कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक ग़िज़ाइयत कैसे, कब, कितनी और क्या शुरू करनी चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे न्यूबॉर्न से। नवज़ायदा बच्चे जो होते हैं उनको दूध माँ का देना चाहिए और पहले दिन क्या पहले 1 घंटे में देना चाहिए। जैसे बच्चा पैदा हुआ पहले घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। आमतौर पे ये समझा जाता है कि माँ का दूध 3 दिन बाद उतरेगा, तो अक्सर फैमिलीज़ वेट करती हैं 3 दिन, तब तक सोचते हैं डब्बे का दूध दें या मीठा पानी करके दें या कुछ और दें, तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो कि सही नहीं है। तो आइडियली माँ का दूध पहले 1 घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए और हर घंटे 2 घंटे पे देना चाहिए। बल्कि माँ का दूध तो ज़रूरत के मुताबिक जैसे बच्चा डिमांड करे उसी हिसाब से देना चाहिए। घंटे 2 घंटे जैसे भी बच्चा माँ समझे की ज़रूरत है वो दे सकती है। माँ बच्चे का कोई हिसाब नहीं होता। और ऊपर का दूध नहीं स्टार्ट करना चाहिए। शुरू से अगर माँ का दूध शुरू करेंगे तो माँ का दूध से रवानी हो जाएगी, तो माँ का दूध फ़ौरन आने भी लगेगा और पहले दिन से ही माँ का दूध काफ़ी होता है बच्चे की शुगर लेवल ठीक रखने के लिए। तो लिहाजा ऊपर के दूध की कोई ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पे माँ का दूध हर 2-2 घंटे से नवज़ायदा बच्चे के लिए देना ज़रूरी होता है। पहले 2 महीने तो माँ का दूध हर 2 घंटे से, फिर जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसके बाद 3 घंटे से, फिर और बड़ा होता है तो 4-6 महीने बाद 4-4 घंटे से देते हैं। जैसे माँ का दूध और बच्चे का तो हिसाब रखना ही नहीं होता कि कब दूध देना है। तो जब भी ऑन डिमांड करेगा बच्चा तो माँ को दूध देना है। डब्बे का दूध अक्सर माएँ शौक़ से बल्कि डिमांड करके लिखवाती हैं डॉक्टर से, जो कि एक नामुनासिब सी बात है और होना नहीं चाहिए। माँ डब्बे का दूध सिर्फ़ उस सूरत में जबकि माँ का दूध अवेलेबल ना हो माना माँ अवेलेबल ना हो, खुदा न खास्ता, या माँ ज़रूरत से ज़्यादा बीमार हो और नहीं दे सकती, तो उस सूरत में डब्बे का दूध देना चाहिए, न कि नॉर्मल सूरत। इधर एक सवाल होता है कि बच्चे को दूध देते रहना चाहिए। आपने कहा हर 2 घंटे के बाद तो देना ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये गलत सोच या कंसेप्ट है कि जैसे बच्चा रोता है तो समझो वो रोता सिर्फ भूख की वजह से। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। सही, आप इस पे बताएं कुछ। दुरुस्त फरमाया आपने। बच्चे को तो एक ही ज़बान आती है और वो है रोना। हाँ, उसको भूख लगेगी तो भी रोएगा, प्यास लगेगी भी रोएगा, पेशाब लगेगा तो भी रो के बताएगा, पखाना लगेगा भी रो के, ठंड लगेगी भी रो के बताएगा, गर्मी लगेगी भी रो के बताएगा, उसका जी चाहेगा कि अम्मा उठाए गोद में ले तो भी रो के बताएगा। तो हर रोने का मतलब ये नहीं कि बच्चा भूखा है। सही, ठीक वो माँ को समझ होनी चाहिए कि बच्चे को कब भूख लगी है, कब देना है, इस रोने का मतलब क्या है जी। और अक्सर माएँ थोड़ी सी भी सर्दी, जैसे कराची में बहुत हल्की सी सर्दी होती, लेकिन इतना ओवर रैप करती हैं, इतने गर्म कपड़े पहनाती हैं, स्वेटर, दूसरा स्वेटर, कोट, ऊपर से ब्लैंकेट, टोपी गरम। हालांकि कराची में इतनी ठंड होती नहीं, तो सर्दियों में भी बच्चा इतना गर्म हो जाता है कि वो बच्चे गर्मी की वजह से रोते हैं और माँ समझती है कि इसको शायद पेट में दर्द है, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, जो कि पहले उसको मौसम की मुनासबत के हिसाब से कपड़े पहनाने चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें सोचनी चाहिए कि और क्या मसले हो सकते हैं, उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए। सही जी, प्लीज़ आगे। अच्छा, अगर ऊपर के दूध जैसे किसी सूरत की वजह से ज़रूरत पड़ती है
तो पैदाइश से लेके 2-3 महीने तक 2-2 घंटे से दूध देना होता है। जैसे दूध 2 आउंस से बढ़ा के 3 आउंस होता है तो हर 3 घंटे बाद देते हैं। जब 2-2 घंटे से देते हैं तो दिन में 2-2 घंटे से रात 12 बजे के बाद 3 घंटे का वक्फा आना चाहिए कि माँ भी सोए, घर वाले भी सोए। फिर 3 बजे के बाद 6 बजे, लेकिन 6 बजे के बाद 2-2 घंटे का वक्फा होता है, जो कि मैनेजेबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है, माँ कर सकती है। लेकिन 3 घंटे वाला तो 8 मरतबा नहीं 7 मरतबा देते हैं। एक टाइम रात वाला मिस कर दें ताकि माँ भी बच्चा भी सब लोग सो सकें। दिन में जब 4 आउंस करते हैं तो 4 आउंस फिर हर 4 घंटे बाद दूध देते हैं। उसमें से भी 24 घंटे में 6 फीड बनते हैं, तो 6 दफ़ा नहीं 5 दफ़ा देते हैं। रात के वक्फा थोड़ा बढ़ा देते हैं कि माँ, बच्चा, फैमिली आराम भी कर सके। नॉर्मली 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं, पानी नहीं, गुट्टी नहीं, ग्राइप वाटर नहीं, कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक होनी चाहिए। तब तक बच्चे का वज़न नॉर्मल रेंज में रहता है। 6 महीने के बाद माँ का दूध बच्चे के हिसाब मुनासबत के हिसाब से कम पड़ने लगता है, तो उस वक्त वीनिंग फूड्स जो हैं वो देने चाहिए। उसमें से दलिया है, खिचड़ी है, केला है, इस तरह की चीज़ें नरम बना के पेस्ट की तरह वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा शुरू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 6 महीने तक पानी भी नहीं देना चाहिए। पानी भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बच्चा तो रोने की ज़ुबान ही जानता है, तो इस हवाले से आप माँ को कुछ बताएंगे कि रोना कैसे कैसे हम उसको परख सकते हैं, जान सकते हैं, बिसाइड बुक के और भी तो कोई उसका प्रॉब्लम मतलब ये है कि माँ को अंदाज़ा होना चाहिए कि बच्चा, हर बच्चा जब पेशाब लगेगा तो ज़ोर लगा के रोएगा, फिर पेशाब करेगा। पखाना लगेगा तो ज़ोर लगा के रोएगा, फिर पखाना करेगा। इतनी माँ को समझ होनी चाहिए कि पखाना आ रहा था इसलिए रोया बच्चा, अभी पेशाब आ रहा था इसलिए रोया, दूध दिए हुए हम 2 घंटे या 3 घंटे जो नॉर्मल टाइम है गुज़र चुका है, अब रो रहा है और उसका पेशाब नहीं, पखाना नहीं और कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे रोए जा रहा है, तो इसका मतलब है उसको ज़रूरत है फीड की। डॉक्टर साहब, अक्सर छोटी उम्र में ये माखी या शहद चटाना शुरू कर देते हैं या गुट्टी देना शुरू कर देते हैं, ग्राइप वाटर वगैरह। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? नहीं, ये सब चीज़ें मना है, नहीं होना चाहिए। 6 महीने नथिंग। अगर कुछ ऐसी है भी प्रॉब्लम तो दे शुड कंसल्ट डॉक्टर। जी बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाएं। अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा रोता है और माँ समझती है कि गैर ज़रूरी ज़रूरत से ज़्यादा रोना है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बजाय ये गुट्टी, ग्राइप वाटर देने के या पानी देने के। पानी तो इसलिए नहीं देते कि दूध जो है वो 99% उसमें पानी पहले से मौजूद है, तो जब बच्चा दूध पी रहा है माना पानी उसको ऑटोमेटिक मिल रहा है, और जो बच्चा पेशाब कर रहा है माना उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी है, तब वो पेशाब कर रहा है। तो पानी 6 महीने तक देना नहीं है। 6 महीने के बाद भी हम तो प्रेफर करते हैं कि अगर ठंडी के दिन है, सर्दी के दिन है, तो भी 1-2 महीने 3 महीने और वैसे भी निकालें बगैर पानी के तो बेहतर है। गर्मी हो तो फिर 6 महीने बाद फ़ौरन कुछ पानी दोपहर के टाइम देना चाहिए। कितना वक्त तक आप चाहेंगे, एडवाइस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए? यस, नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक 2 साल होना चाहिए, जिसमें 1 साल तक तो हस्बे ज़रूरत, जैसे बच्चे को ज़रूरत हो, जैसे मांग हो तो उस हिसाब से देना चाहिए। लेकिन 6 महीने के बाद जब 2 दफ़ा वीनिंग फूड, फिर 7-8 महीने पे 1 दफ़ा और बढ़ा देते हैं, 3 दफ़ा वीनिंग फूड देते हैं, तो उतना माँ का दूध थोड़ा और कम करके तब आप वीनिंग फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप माँ बार बार दूध देती रहेगी तो वो वीनिंग फूड लेगा नहीं, तो माँ का दूध रोक के 1 दफ़ा वीनिंग फूड देना होगा। उसके लिए भी आदत बनानी होती है कि रोज़ाना उसी टाइम पे वही चीज़ वीनिंग फूड बना के देना चाहिए, जो कि बच्चे को आदत होते होते भी 2-3 दिन लगते हैं। तो रोज़ाना वही चीज़ देते रहेंगे, फिर बच्चे को जाके लगेगा, फिर वो लेने लगेगा। तो कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते वक्त
उस टाइम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जब बच्चा भूखा है और दूध मांग रहा है, तो दूध के बजाय वो वीनिंग फूड देना चाहिए जो आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। राइट। डॉक्टर साहब, आप बच्चों के बढ़ने पे कुछ यार्डस्टिक्स बताएंगे, माइलस्टोन्स बताएंगे कि माँ बाप घर पहले वालों को फीडिंग क्या की बात देखना- हम पूरी कर लें सॉरी मैं कि 1 साल पे नॉर्मली हम चाहते हैं कि बच्चे को दूध 3 टाइम से ज़्यादा देना नहीं देना चाहिए, ताकि 3 टाइम वो खाना भी खा सके। वीनिंग फूड हम 6 महीने पे स्टार्ट ही इसलिए करते हैं कि 6 से 12 महीने के दरमियान बच्चा और भी चीज़ें खाना सीखता जाए, ताकि 1 साल तक काफ़ी चीज़ें वो अच्छी तरह खा सकता हो। तो हम माँ का दूध कम करके 3 टाइम पे ले आए और 3 टाइम वीनिंग फूड्स दें। उनमें भी हम प्रेफर करते हैं कि घर की बनी हुई चीज़ें दी जाएं, जैसे सूजी का हलवा है, खिचड़ी है, केला है। केला मैश करके भी दे सकते हैं, बच्चा अगर बड़ा हो गया है और मुंह से चबा सकता है तो केला है सच भी खिला सकते हैं। तो 1 साल की उम्र पे 3 टाइम दूध और 3 टाइम खाना, उसमें 1 टाइम आप फ्रूट भी दे सकते हैं शाम के टाइम 5-6 बजे। इसी तरह जब बच्चा 2 साल का हो गया तो 2 साल पे 2 मरतबा माँ का दूध और 3 मरतबा खाना जो कि घर का बना हुआ हो और 1 मरतबा फ्रूट। और 3 साल के बाद 1 दफ़ा दूध की ज़रूरत होती है, वो 1 दफ़ा दूध देंगे, बाकी 3 टाइम खाना देंगे। तो साल के बाद दूध कम करते जाते हैं, 3 साल तक 1 दफ़ा दूध हो जाता है, बाकी 3 टाइम खाना हो जाता है। तो इसी तरह वीनिंग को बढ़ाते बढ़ाते दूध को कम करते जाते हैं, ताकि बच्चा नॉर्मल खाने पे आ जाए। वो खाना जो घर में सब लोग खाते हैं वो चीज़ बच्चा सीख जाए और खाने लगे। तो जो घर में आम पकता है बच्चा उसी में से कुछ खाए। अब आप कह रहे थे कि माइलस्टोन्स बच्चा तकरीबन 4-6 हफ्ते पे थोड़ा मुस्कुराना शुरू करता है। 3 महीने पे बच्चे को अगर पकड़ के बिठाएंगे तो गर्दन थोड़ी संभाल सकता है, 3 महीने से पहले गर्दन पूरी संभलती नहीं। 5 महीने पे बच्चा जो सीधा लेटा हुआ होता है तो करवट ले सकता है। 6 महीने 6.5-7 महीने तक नॉर्मली बच्चे बैठने लगते हैं इंडिपेंडेंटली। उससे पहले टेक लगा के बिठा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद 7 महीने तक नॉर्मली बच्चे इंडिपेंडेंट बैठ जाते हैं। 9-10 महीने पे क्रॉल करते हैं। कुछ ज़्यादा एक्टिव बच्चे तो 10 महीने पे चलना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली बच्चा 1 साल के बाद 12-13 महीने पे वॉक करना शुरू करता है। उससे पहले बच्चा किसी चीज़ को पकड़ के, चारपाई को या कुर्सी को पकड़ के कदम कदम चल लेता है, लेकिन 12-13 महीने पे इंडिपेंडेंटली विदाउट होल्डिंग एनी सपोर्ट इंडिपेंडेंट वॉक कर सकता है। तो ये माइलस्टोन्स थोड़े ऑब्जर्व करने चाहिए। अगर इसमें थोड़ा लेट होता है तो माँ को तशवीश होनी चाहिए, डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। और बोलना भी नॉर्मली कुछ बच्चे तो 10-12 महीने पे भी कुछ अल्फाज बोलने लगते हैं, लेकिन 2 साल पे सिंगल वर्ड बच्चे नॉर्मली बोलते हैं। 3 साल पे ज़रूर बोलना चाहिए। अगर 3 साल तक बच्चा नहीं बोलता तो उसकी अच्छी तरह तशखीस होनी चाहिए कि मेंटल लेवल उसकी कैसी है और हियरिंग कैसी है। सही। तो ये 2 चीज़ों के लिए चेक करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्या बच्चे को पैदा होते भी बच्चों के डॉक्टर को देखना चाहिए? हाँ, यूजुअली शायद और न्यूबॉर्न चेकअप होना चाहिए। होता है कहीं, जी, Not हर less- जगह होता है, होना चाहिए। हमारे यहाँ ज़रा कम अडॉप्ट होता है। शहरों में तो खैर होता ही है, तकरीबन जी। होता है। जी। सिवाय इसके कि जो डिलीवरीज दाइयाँ करवाती हैं वे भी वो लोग ना करवाते हो, लेकिन मेरा ख्याल है न्यूबॉर्न चेकअप होना चाहिए और वैक्सीनेशन भी शुरू से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी तो पैदाइश वाले टाइम पे होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली पहले 1 हफ्ते में हो जानी चाहिए। तो न्यूबॉर्न चेकअप का मकसद यही होता है कि डॉक्टर देख ले कि बच्चा पैदाइश के बाद
नॉर्मल है, उसमें कोई पैदाइशी नुक्स तो नहीं, या कोई उसमें बीमारी तो नहीं, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जिसको सर्जिकली करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें चेकअप से ही पता चलेंगी। तो न्यूबॉर्न चेकअप होना चाहिए देन और इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद नॉर्मली हम 5 दिन पे बच्चे को बुलाते हैं, भले बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से पैदा हुआ हो। अच्छा 5 दिन पे बुलाते हैं सिर्फ जॉन्डिस देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को, नवजायदा बच्चों को शुरू वाले दिनों में जॉन्डिस होती है, पीलिया होता है। तो 5वें दिन बुला के वो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर वो ज़्यादा है तो खून टेस्ट करा के चेक कर लेते हैं कितना ज़्यादा है। अगर ज़रूरत है तो उसका इलाज दिया जाता है, वरना नॉर्मली ये न्यूबॉर्न वाला जो पीलिया है ये 10 दिन तक खुद ही नीचे आना शुरू हो 10 दिन से पहले ही नीचे आना शुरू हो जाता है। तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर गैर ज़रूरी वो ऊपर जा रहा है तो वो ख़तरनाक चीज़ है, वो दिमाग को नुकसान कर सकता है, बच्चा मेंटली रिटार्ड हो जाता है। अच्छा तो इसलिए उसका चेकअप रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे हाइपोथायराइड के लिए TSH की टेस्टिंग आजकल कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान में भी कराते हैं और होनी चाहिए। अच्छा एट व्हाट लेवल? 15 दिन पे, अच्छा 5 to 15 डेज पे करानी अच्छा। चाहिए। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। वो सब चीज़ें तब होंगी जब न्यूबॉर्न चेकअप को नॉर्मल समझा जाएगा और उसको कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इन लाइन आ जाएंगी। इम्यूनाइजेशन भी शुरू हो जाएगी। पहली इम्यूनाइजेशन तो पहले हफ्ते में हो जानी चाहिए। उसके बाद बाकी टीके 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे होते हैं। फिर एक टीका हेपेटाइटिस बी का, तीसरा टीका वो 6 महीने पे होना चाहिए। 9 महीने पे नॉर्मली मीजल्स खसरे का टीका लगता है। उसके बाद फिर साल पे हेपेटाइटिस ए के, फिर 1.25 साल, 1.5 साल पे, 5 साल पे, 10 साल पे, इतने टीके कम से कम ज़रूर लगने चाहिए। अब वैक्सीनेशन का प्लान कुछ पहले से बढ़ ही गया है। हाँ, अभी तो काफ़ी सारी वैक्सीन हैं जी जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बहुत सारी वैक्सीन गवर्नमेंट के थ्रू हो जाती है जो कि फ्री है, मुफ्त में होती है। सिर्फ उस टाइम पे जाके वहाँ पे जाना होगा वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको करके भी देंगे, कार्ड भी बना कर देंगे और आइंदा आने का टाइम भी लिख कर देंगे कि जी फलां दिन पे दोबारा आना है वैक्सीन के लिए। अब टाइम टू टाइम जाते रहेंगे तो वो सारी जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपके पास आने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है यूजुअली? कहाँ तक उनको आप डील कर सकते हैं? 18 साल तक डील कर सकते हैं। अच्छा हाँ। लेकिन इधर हमारे नॉर्मली ज़्यादातर 12 गवर्नमेंट अस्पताल में 12 साल तक देखते हैं। अच्छा क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ऐसे तो उन्होंने लिमिट किया है 12 साल। नॉर्मली बच्चों की उम्र 18 साल तक जाती है। लेकिन इस वक्त दुनिया में एडोलेसेंट मेडिसिन अलग ट्रीट की जा रही है कि एडोलेसेंट मेडिसिन इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम अच्छा पीडियाट्रिक्स। अच्छा डॉक्टर साहब इस दौरानिए में से अप टू 12 इयर्स आप देखते होंगे बच्चे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ आते होंगे। कुछ कॉमन ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को एहतियात के तौर पे बताना चाहें? हाँ, हमारे यहाँ जैसे डायरिया बहुत ज़्यादा है और नमूनिया नंबर 1 किलर है। अच्छा नमूनिया से बहुत सारे बच्चे हमारे मर जाते हैं। तो इन चीज़ों का माँ को इल्म होना चाहिए कि भाई बच्चे को नज़ला खांसी है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाने के लिए जाए ज़रूर। या डायरिया है तो डायरिया में भी पानी वानी कम हो जाता है। पानी की कमी एक ख़तरनाक चीज़ है जिससे बच्चे मर सकते हैं, तो उनका फ़ौरन इलाज कराना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन से ये है कि बच्चे कुछ अलामात होती हैं, जैसे बच्चे को प्यास ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा जुलाब बार बार करेगा तो पानी कम हो जाएगा, तो उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, उसकी आंखें अंदर हो जाएंगी और चमड़ी उसकी खींचेंगे तो अंदर देर से जाएगी। या बच्चा अगर ज़्यादा ही पानी कम है तो बच्चे में बेचैनी ज़्यादा होगी। ये कुछ अलामात हैं पानी कम होने की। तो माँ को ये थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए ताकि उसको अंदाज़ा हो कि जी ये चीज़ हो रही है तो मैं डॉक्टर को जल्दी दिखाऊँ।
वैसे आपके ख्याल में आप इस बात की भी तायद करेंगे कि वक्फा भी ज़रूरी है हेल्दी चिल्ड्रन के लिए जी। एंड हेल्दी मदर के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। बच्चों के दरमियान जो है हाँ, कम से कम 2 साल का वक्फा होना चाहिए। सही। हर साल बच्चा तो उसमें माँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर माँ कमज़ोर बच्चे पैदा करती है। जी। तो कमज़ोर बच्चे को सरवाइव कराना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो सही बात यह है कि बच्चे सेहतमंद पैदा होने चाहिए, और सेहतमंद बच्चे पैदा करने के लिए माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो बच्चों के दरमियान में भी वक्फा होना चाहिए, 2 से 3 साल का वक्फा हो तो अच्छा है। उसमें माँ की जो कमज़ोरी है वो रिकवर हो जाएगी, तो उसके बाद फिर वो दूसरी प्रेगनेंसी की तैयारी कर सकती है। ओवरऑल और कुछ आप बच्चों के हवाले से, बच्चे तो खैर आपकी बात सुने कम समझे या नहीं, उनके वालिदैन के लिए? हाँ, एक और चीज़ मेरे जहन में आई कि अक्सर माएँ बच्चों को लेकर आती हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को जुलाब हो रहा है। नॉर्मली न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न हम कहते हैं पैदाइश से 1 महीने 2 महीने तक, इस उम्र के बच्चे दूध पिया माँ का, पखाना किया, दूध पिया पखाना किया, 10 दफ़ा दूध पिएंगे, 10 दफ़ा पखाना करेंगे। वो पखाना आधा पानी होता है। बिल्कुल पानी अगर हो तो ज़रूर फ़िक्र की बात है, लेकिन अगर बिल्कुल पानी नहीं है, आधा पखाना आधा पानी है, तो वो नॉर्मल स्टूल है। उसमें बच्चा एक्टिव होता है, खेल रहा होता है, दूध पी रहा होता है, नज़र आता है कि बच्चा नॉर्मल है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है कि बच्चा दिन में 8 से 10 दफ़ा पखाना करे। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 5-5, 8-8 दिन तक पखाना नहीं करते, वो भी नॉर्मल है। अच्छा। बशर्ते कि वो 8 दिन बाद जो पखाना कर रहा है वो सख्त ना हो, सॉफ्ट हो, जो नॉर्मली बच्चा कर लेता है। तो ये सारे बच्चे जो दिन में 8-10 दफ़ा पखाना करते हैं से लेकर वो बच्चे जो 8 दिन में 1 दफ़ा पखाना करते हैं, ये सब नॉर्मल है। लेकिन माँ को ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा एक्टिव है, खेल रहा है, दूध पी रहा है, और हर लिहाज से माँ को लगता है कि वो नॉर्मल है। अगर डायरिया होगी तो बच्चे में इरिटेबिलिटी होगी, या लेथार्जिक हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, या उसकी आंखें अंदर हो जाएंगी, कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगी जो माँ नोट कर सकती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो वो ज़रूर जाके दिखाना चाहिए। अदरवाइज़ ये सारे बच्चे नॉर्मल हैं जो 8-10 दफ़ा पखाना करते हैं 2 महीने 2.5 महीने की उम्र तक। उसके बाद यूजुअली पखाने कम हो जाते हैं और काफ़ी फॉर्म्ड होते हैं, जो नज़र आता है कि नॉर्मल स्टूल है। डॉक्टर साहब, ख़वातीन माओं को ख़ास तौर, हर माओं को ये शिकायत ज़रूर होती है बच्चा खाता कम है। इसके बारे में आप जनरली थोड़ा बताएं कि इज़ इट रियली लाइक दैट, या ये उनकी ओवर कॉशियसनेस है? ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे वाकई ऐसे होते हैं जो खाते कम हैं, उनमें ज़्यादातर फैमिली ईटिंग हैबिट्स का बड़ा रोल होता है। कि फैमिली की आदत है सुबह कुछ नहीं करते, नाश्ता करते हैं तो चाय और बिस्किट का करते हैं, तो बच्चों को भी वही खिलाते हैं, चाय बिस्किट, तो उनकी आदत हो जाती है कम खाने की। लेकिन नॉर्मली आम तौर पे जो ये शिकायत है वो ऐसा नहीं है। उसमें ये होता है कि बच्चे बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, बाहर से जाके चिप्स ले आए, पापड़ ले आए, वो खा लिया, तो उससे पेट भर लेते हैं, खाना कम खाते हैं, खाने की तरफ तवज्जो ही कम होती है। तो माँ बाप को शिकायत होती है कि बच्चा खाता नहीं। अगर वो बाहर का जो जिसको हम कहते हैं कचरा खाना, वो चीज़ें बंद करेंगे तो बच्चा नॉर्मल खाना खाएगा। और नॉर्मली नाश्ता अच्छा देना चाहिए, मैं कहता हूँ पराठे का देना चाहिए। अच्छा। बच्चों को घी वाला खाना ज़रूर देना चाहिए। नाश्ता अच्छा होना चाहिए, उसके बाद दोपहर का खाना भी होना चाहिए, और घर का खाना हो चाहिए, बेकरी का खाना नहीं होना चाहिए। डबल रोटी, पापा, बिस्किट, केक वगैरह जो है उनमें बहुत कम ग़िज़ाइयत है जी। उसमें बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। और ये कमज़ोर बच्चे का होना ही हमारे पास
सबसे ज़्यादा वजह है कि हमारे बच्चों के कद ज़्यादा लंबे नहीं जाते। अच्छा, जंक फूड हैज ए पार्ट। हाँ, वो जंक फूड खा के पेट भर लेते हैं, वो ना काफ़ी ग़िज़ाइयत होती है, तो बच्चे इतना ग्रो नहीं कर पाते। अगर पूरा घर का खाना खाएंगे जिसकी ग़िज़ाइयत अच्छी होती है तो बच्चे का वज़न भी नॉर्मल रहेगा, कद भी नॉर्मल बढ़ेगा और बड़ा होकर अच्छा खासा कद बनाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे को विटामिन देना भी है, ज़रूरी है Oh, कि yes. विटामिन? हाँ, अच्छा, किस एज में उनको विटामिन देते हैं? नॉर्मली जैसे 5 डेज़ पे भी हम बुलाते हैं तो वाइटालिन जो मल्टीविटामिन है अच्छा उसमें डेली रिक्वायरमेंट जो विटामिन की होती है वो वहीं से शुरू कर देते हैं। अच्छा लेकिन आयरन की भी सप्लीमेंट हम 2 से 3 महीने में शुरू कर देते सिर्फ हैं। ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं या कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि पता नहीं, चले कि नहीं, इसको नहीं, कमी है नहीं। कोई? अच्छा, ग्रोथ के लिए के नॉर्मली ये रूटीन होना चाहिए कि मल्टीविटामिन हफ्ते 10 दिन के बाद शुरू हो जानी चाहिए। हफ्ते 10 दिन के बाद 5 दिन बाद जैसे 5 डेज़ पे बुलाते हैं जॉन्डिस चेक करने के लिए, उस वक्त मल्टीविटामिन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आयरन भी 2 से 3, अगर प्रीमेच्योर बच्चा है, अंडरवेट पैदा हुआ है तो वो 2 महीने से शुरू कर देना चाहिए आयरन। हाँ, अगर फुल वेट नॉर्मल वेट बेबी है, नॉर्मल बेबी है तो 3 महीने के बाद उसको आयरन सप्लीमेंट देना चाहिए, तो वो एनीमिक नहीं होगा। क्योंकि दूध पे बच्चा होता है, मेनली दूध आयरन डेफिशिएंट है तो उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती दूध से, तो उसको एडिशनल सप्लीमेंट देने की ज़रूरत होती है। तो उसकी अगर एनीमिया करेक्ट होती रहेगी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगी तो उसकी ग्रोथ भी नॉर्मल होगी, मेंटल डेवलपमेंट भी नॉर्मल होगी, बच्चा अच्छी नशोनुमा में रहेगा। आपके ख्याल में बाकी न्यूट्रिशन डाइट से, न्यूट्रिशन से, दूध से कुछ अक्सर चीज़ें विटामिन्स कवर हो सकती हैं, लेकिन फॉलो सप्लीमेंट्स भी देने चाहिए। विटामिन सप्लीमेंट देनी चाहिए। देने चाहिए। पहले शायद 3 महीने के बाद शुरू करवाते थे लोग। नहीं, आयरन सप्लीमेंट 3 महीने के बाद है, ऐसी लेकिन मल्टीविटामिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक, सेकंड बिल्कुल वीक यू कैन बिल्कुल शुरू करनी चाहिए। इट डजंट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट। सप्लीमेंटल है ना, डेली रिक्वायरमेंट जितना डोज है, बस डेली रिक्वायरमेंट जितना डोज है, ग्रोथ में उसको हेल्प हाँ ग्रोथ में हेल्प करेगा, मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा।